हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड दिस इज़ योर चैप्टर 21 ऑफ 11th एनसीईआरटी। दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीजीटी साइंस एज वेल एज पीजीटी बायोलॉजी स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन का मतलब ब्रीफ में समझेंगे कि फंक्शंस जो हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के हमारी बॉडी में वो कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन टेम्परेचर, हेमोस्टेसिस। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो टुगेदर कोऑर्डिनेट करता है और इंटीग्रेट करता है ऑल द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन सो दैट दे फंक्शन इन सिंक्रोनाइज फैशन, ताकि वो एक साथ मिलके काम कर सके। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है बॉडी में हॉर्मोन्स के थ्रू। तो अब हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले न्यूरल सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि जो न्यूरल सिस्टम है सारे एनिमल्स का वो कंपोज्ड ऑफ होता है हाईली स्पेशलाइज सेल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, जिसमें सिर्फ एक नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का, जबकि इंसेक्ट में ब्रेन प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद नंबर ऑफ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यूज़। वर्टिब्रेट्स का और भी डेवलप न्यूरल सिस्टम होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा आता है ब्रेन, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है और वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आती है स्पाइनल कॉर्ड, ये साइट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, कंट्रोल की। जैसे हम कंप्यूटर को बोलते हैं सीपीयू इज़ द कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन जो है हमारी बॉडी का कंट्रोल करता है और प्रोसेसिंग करता है। इसी तरीके से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है बॉडी का वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड है। नर्व फाइबर जो हैं पीएनएस के वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हैं, एफरेंट फाइबर और ईफरेंट फाइबर। अब जो एफरेंट नर्व फाइबर हैं वो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स कहाँ से, टिश्यू ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। जबकि जो ईफरेंट है, देखो ई का मतलब होता है जाना, ए का मतलब होता है आना। ईफरेंट जो है वो ट्रांसमिट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन्स को। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर डिवाइड करता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो किसको देता है इम्पल्सेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स को। मसल वाला चैप्टर भी हम पढ़ेंगे। वाइल ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन को और स्मूथ मसल्स को, जिन पे हमारा कोई भी मतलब हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो खुद से कंट्रोल होती हैं। अब विसरल नर्वस सिस्टम वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट जिसमें कॉम्प्लेक्स आता है नर्व्स का, फाइबर्स का, गैंग्लिया का और प्लेक्सिस का, जिससे इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरा एंड फ्रॉम विसरा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जहाँ से मेन हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, अ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। जैसे मसल में हम पढ़ते हैं उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल हमारी बॉडी सिस्टम की स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो इसी तरीके से न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम की। तो न्यूरॉन इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इसमें तीन मेजर पार्ट होते हैं, सेल, बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सन। ये देखो ये दिखा रखा है, ये जो लंबी सी तार जैसा स्ट्रक्चर है ये हमारा एक्सॉन है, ऊपर वाला पोर्शन जो है सेल बॉडी, और जो ये फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर है हमें ट्री जैसे लगते हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ओके, तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन है ये एचटेट का ट्वाइस रिपीटेड प्रीवियस से क्वेश्चन है कि सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनाली एंड सर्टेन ग्रैनुलर बॉडीज कॉल्ड निसल ग्रैन्यूल्स। तो आपसे निसल ग्रैन्यूल की कंपोजिशन पूछी जाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस प्रोटीन्स। क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस प्रोटीन्स, ठीक है। फिर लिखा है शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली। अब देख रहे हैं ना डेंड्राइट्स ये हैं, ये शॉर्ट फाइबर्स ही तो हैं, विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन निसल ग्रैन्यूल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। दीज फाइबर मतलब डेंड्राइट ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ। द एक्सन, अब एक्सन की बात कर रहे हैं, एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर
द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच। अब दूर वाला पोर्शन इसका ब्रांच्ड है, दिख ही रहा है, एक्सन टर्मिनल साइनेप्टिक नोब्स, ठीक है। तो इस ब्रांच्ड ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, हर एक ब्रांच बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट हो रही है, जिसको हम बोल रहे हैं साइनेप्टिक नोब। एंड दीज आर वेरी क्लियरली seen in this diagram. These are the synaptic knobs. अब synaptic knob which possess synaptic vesicles containing chemicals called neurotransmitter. वो केमिकल जो साइनेप्टिक नॉब में प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ से क्वेश्चन आया है टीजीटी साइंस में। अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जो एक्सन है वो नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी से अवे लेके जाता है और डेंड्राइट जो है वो सेल बॉडी की तरफ लेके जाता है टू अ साइनैप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब बोला गया है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सॉन, कितने एक्सन्स हैं, कितने डेंड्राइट है। न्यूरॉन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मल्टीपोलर 1 से ज़्यादा, बाइपोलर 2 और यूनिपोलर। मल्टीपोलर में आता है 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये आपका DSSB का 2015 + 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें बाइपोलर बहुत बार पूछा गया है कि बाइपोलर कहाँ पे प्रेजेंट है। बाइपोलर होते क्या है, इसमें एक एक्सन और एक ही डेंड्राइट होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं? रेटिना ऑफ आई में। मल्टीपोलर कहाँ पाए जाते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। और यूनिपोलर जिसमें एक ही सेल बॉडी एक ही एक्सन के साथ है, डेंड्राइट्स नहीं है, ये कहाँ पाए जाते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। फिर एक्सॉन्स के फर्दर 2 टाइप्स हैं, जिन पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है और जिन पे माइलिन शीथ एब्सेंट है। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं वो स्क्वान सेल से एनवेलप्ड है, मतलब स्क्वान सेल ने माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स को कवर कर रखा है, विच फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सन। द गैप्स बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड। अब ये देखो, ये माइलिन शीथ दिख रही है, माइलिन शीथ 1, माइलिन शीथ 2, और उनके बीच के गैप को हम क्या बोल रहे हैं? ये जो गैप है इसको हम बोल रहे हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सन। द गैप्स बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवियर। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में, जो हम पढ़ेंगे। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है वो एनक्लोज्ड होते हैं स्क्वान सेल के द्वारा, जो माइलिन शीथ नहीं बनाते। तो स्क्वान सेल कुछ ऐसे होते हैं जो माइलिन शीथ फॉर्म करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करते। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑटोनॉमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। अब हम पढ़ेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो न्यूरॉन है वो हमारा एक्साइटरी स्टेट में रहता है, क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन है इन पे चार्ज है। चार्ज ने क्या किया? इनको पोलराइज स्टेट में मेंटेन करके रखा हुआ है। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। अब बहुत सारे आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। आयन चैनल्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो आयन्स को डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करने में हेल्प करते हैं। These ion channels are selectively permeable to different ions. जब न्यूरॉन कंडक्ट नहीं कर रहे, कोई भी इम्पल्स को आगे नहीं भेज रहे, मतलब वो रेस्ट पे हैं, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा परमिएबल होती है पोटेशियम आयंस को और नियरली इम्परमिएबल होती है सोडियम आयंस को। सिमिलरली जब मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एक्सोप्लाज्म में जो उनको इम्परमिएबल है। मतलब रेस्टिंग स्टेज पे पोटेशियम आयन ज़्यादा अंदर जाएंगे पर सोडियम आयन नहीं मूव करेंगे, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट है उस पर भी ये इम्परमिएबिलिटी शो करेगा। कंसिक्वेंटली जो एक्सोप्लाज्म है, मतलब साइटोप्लाज्म जो एक्सोन के अंदर प्रेजेंट है, उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम होगा क्योंकि परमिएबिलिटी पोटेशियम के लिए ज़्यादा है, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और सोडियम का कंसंट्रेशन होगा कम। इन कंट्रास्ट जो फ्लूइड एक्सोन के आउटसाइड प्रेजेंट है, एक्सोन के अंदर वाले को हमने बोला एक्सोप्लाज्म, अब वो फ्लूइड जो एक्सोन के बाहर प्रेजेंट है उसमें लो कंसंट्रेशन होगी पोटेशियम की, क्योंकि सारा पोटेशियम तो अंदर जा चुका है, तो बाहर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी? सोडियम की और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की, जिससे एक ग्रेडियंट प्रेजेंट हो जाएगा पोटेशियम और सोडियम के बीच में।
These ionic gradient across the resting membrane are maintained by, किससे मेंटेन्ड होता है, ये पूछा जा सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जब हम आयंस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एनर्जी की हेल्प से, और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा पंप प्रेजेंट है, सोडियम पोटेशियम पंप, जो 3 सोडियम को बाहर की तरफ भेजता है और 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ भेजता है। तो जिससे क्या होगा, बाहर की तरह ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इन कंपैरिजन टू अंदर वाली साइड, एक्सोप्लाज्म वाली साइड। एज अ रिजल्ट, आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेस अ पॉजिटिव चार्ज while its inner surface become negatively charged। अब आपको समझ आया ये डायग्राम कि बाहर की तरफ 3 सोडियम जा रहे हैं तो बाहर ज़्यादा पॉजिटिव है, और अंदर की तरफ 2 पोटेशियम जा रहे हैं तो अंदर की तरफ नेगेटिव है। देयरफॉर ये पोलराइज स्टेट होगी इसकी, और रेस्टिंग स्टेज होगी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। अब हमें बोला कि जब नर्व इम्पल्स एक्टिवेट हो जाएगी, अब हमारा जो न्यूरॉन है वो रेस्ट से काम की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट, हमने कुछ स्टिमुलस प्रोवाइड किया ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, तो जो मेम्ब्रेन है साइट ए पे वो फ्रीली परमिएबल हो गई। अब किसको, सोडियम पे। पहले वो पोटाशियम के लिए परमिएबल थी, अब स्टिमुलस प्रोवाइड करने पे वो परमिएबल हो गई सोडियम की तरफ। तो दिस लीड्स टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, जिससे क्या हुआ, सोडियम अंदर की तरफ ज़्यादा मूव करेगा और पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी कि अब सोडियम अंदर ज़्यादा जा रहा है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा एक्सोप्लाज्म वाली साइड पे, और आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी क्योंकि पोटेशियम बाहर जा रहा है, एंड द इनर साइड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। अब जो पोलैरिटी है मेम्ब्रेन की साइट ए पे, अब हम बोल सकते हैं वो रिवर्स हो गई। तो पहले पोलराइज कंडीशन थी, अब हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डीपोलराइज कंडीशन। The electric potential difference across the plasma membrane at site A is called action potential, which in fact termed as nerve impulse। अब depolarization की स्टेट को हमने क्या बोला, एक्शन पोटेंशियल बोला, और हमने इस टर्म को क्या बोला, नर्व इम्पल्स। अब जो साइट इमीडिएटली अहेड है एक्सोन की, मतलब एक साइट थी, मान लो साइट ए पे अब ये सब हो गया कि सोडियम अंदर की तरफ चला गया और साइट भी उसके आगे है, मतलब मैं इधर खड़ी हूँ, मेरे आगे एक और इंसान है, अब मेरे में चेंजेस आ गए, बट सामने वाली साइट पे जाने के लिए तो टाइम लगेगा ना। तो जो मेरे सामने खड़ा है उसके अभी भी बाहर ही पॉजिटिव चार्ज होगा और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब अगर मैं डीपोलराइज हो चुकी हूँ बट मेरे सामने जो इंसान खड़ा है वो अभी भी पोलराइज है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा इनर सरफेस ऑफ साइट ए से साइट बी की तरफ। ऑन द आउटर सरफेस जो करंट फ्लो है वो कहाँ से करेगा, साइट बी से साइट ए की तरफ, जिससे क्या होगा, एक करंट का सर्किट कंप्लीट होगा। ये देखो, अब साइट ए है वो अंदर पॉजिटिव हो गई, साइट बी जो है वो पोलराइज्ड है, अभी भी रेस्टिंग कंडीशन में है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह करंट मूव करेगा, और ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पीछे वाली मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ नेगेटिव हो चुकी है, अब हमें उसका भी तो चार्ज मेंटेन करना है, तो बी साइड से करंट जाएगा ए साइड की तरफ, और अंदर ए साइड से करंट जाएगा बी की तरफ, जिससे एक करंट का फ्लो सर्किट बन जाएगा। हेंस द पोलैरिटी एट द साइट इज रिवर्स्ड। अब पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी कि मैं फिर से पोलराइज हो जाऊंगी और साइट बी जो है वो डीपोलराइज हो जाएगी। दस द इम्पल्स एक्शन जनरेटेड एट साइट ए अराइव्स एट साइट बी। मैंने आपको समझा दिया, और फिर ये सीक्वेंस रिपीट होता रहेगा। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। एक नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट करती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ थ्रू अ जंक्शन कॉल्ड साइनैप्स। A synapse is formed by membrane of प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, मतलब ऊपर वाला न्यूरॉन जो होगा वो होगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जिस न्यूरॉन पे हमारी साइनेप्स जा रही है वो होगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब इन दोनों न्यूरॉन के बीच में एक गैप होगा जिसको हम बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस, 2 तरह की साइनेप्सिस होती है, एक होती है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक होती है केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स वो होती है जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मूव करती है, और केमिकल साइनेप्स क्या होती है, जो केमिकल के थ्रू और स्लो होती है। एट इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो मेम्ब्रेन है ऊपर वाले न्यूरॉन की, जिसको हमने प्री न्यूरॉन बोला, और नीचे वाला न्यूरॉन जिस पे हमारा साइनैप्स जा रहा है उसको हमने बोला पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, वो दोनों बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली फ्लो करेगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ, ठीक है। अब ट्रांसमिशन जो है इम्पल्स
कि इलेक्ट्रिक साइनैप्स की वो बहुत ही सिमिलर है इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सन की। अब जो इम्पल्स ट्रांसमिशन है, जो इम्पल्स मूव कर रही है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स पे, जैसे कि मैंने बताया, वो हमेशा फास्ट होगी केमिकल साइनैप्स के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो है वो रेयर है हमारे सिस्टम में, हमारी बॉडी में ज़्यादातर केमिकल साइनैप्स होती है। एट केमिकल साइनैप्स जो मेम्ब्रेन है प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की, वो सेपरेट होती है एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस से, जिसको हमने बोला साइनेप्टिक क्लेफ्ट। केमिकल्स जो हैं उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, जो केमिकल साइनैप्स में पार्टिसिपेट करते हैं और इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस में एट दीज साइनैप्सेस। जब हमारी इम्पल्स निकलेगी और वो एक्सॉन टर्मिनल के पास पहुंचेगी तो कुछ मूवमेंट होगा स्टिमुलेट हमारी प्री साइनेप्टिक वेसिकल में, जिससे क्या होगा, जो हमारी वो है ना साइनैप्स, वो फ्यूज़ कर जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ कर देगी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पहुँचेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाके मूव करेंगे, उनके रिसेप्टर पे जाके मूव कर देंगे। अब इतना ही हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल पढ़ाती हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कौन रिलीज़ करता है, न्यूरॉन रिलीज़ करता है कम्युनिकेशन के लिए केमिकल साइनैप्स के दौरान। देयर आर बिलीव टू बी अबाउट 60 नॉन न्यूरोट्रांसमीटर। अभी तक हमारे 60 नॉन न्यूरोट्रांसमीटर पता है। वो फंक्शन कर सकते हैं या तो एक्साइटेटरी, मतलब वो फंक्शन को बढ़ा भी सकते हैं, या वो फंक्शन को स्टॉप भी कर सकते हैं, तो वो इनहिबिटरी सब्सटेंस भी हो सकते हैं। बट दिस कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ऑफ न्यूरॉन एंड टाइप ऑफ इफेक्टर। अब यहाँ लिखा है कि जो एसिटाइल कोलिन है वो स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और सेम टाइम वो स्मूथ मसल को रिलैक्स कर लेता है। कि मतलब कोई भी फिक्स नहीं है कि अगर एक न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटरी एक्ट कर रहा है एक पोजीशन पे, वो दूसरी पोजीशन पे जाके इनहिबिटरी भी एक्ट कर सकता है। अब हम पढ़ चुके हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्साइटरी और इनहिबिटरी। अब एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ये वो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनका एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है अदर न्यूरॉन्स पे, मतलब इफेक्ट जिस टिश्यू पे जाके वो बाइंड करेंगे उनका वो फंक्शन बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ग्लूटामेट, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन एंड डोपामीन। इसी तरीके से इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर वो होते हैं जिनका दूसरे न्यूरॉन पे कोई ना कोई इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, और इसमें आपका एग्जाम्पल क्या आता है, सेरोटोनिन, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड गाबा, एसिटाइल कोलिन एंड डोपामीन। यहाँ पे एक और ऐड कर लेना, ग्लाइसिन। ठीक है, अब न्यूरोट्रांसमीटर को 5 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एसिटाइल कोलिन, अमाइनो एसिड, बायोजेनिक अमीन्स, न्यूरोपेप्टाइड और सॉल्युबल गैसेस। मेनली तुम्हें याद रखना है न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एक्साइटरी इनहिबिटरी के एग्जाम्पल लर्न करने हैं। ये टीजीटी वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ मैं, पीजीटी वालों को तो करना ही करना है। फिर जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि मैंने बताया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सराउंड करके रखता है। अब ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं ओरिजिन के बेसिस पे कि वो कहाँ से अराइज कर रही हैं। ये होती हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व वो होती हैं जो ब्रेन से ऑरिजिनेट करती हैं, और स्पाइनल नर्व वो होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करती हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ये 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं, इफरेंट और इफरेंट। अब एफरेंट क्या होता है, जो सीएनएस जो सेंसरी सिग्नल को कैरी करता है टिश्यू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, और इफरेंट क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी टिश्यू तक लेके जाता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है वॉलंटरी जो मूवमेंट्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये वो नर्व्स होती हैं जो सिग्नल रिले करती हैं कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स की तरफ। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में डिवाइड होता है। सिंपैथेटिक क्या करते हैं, बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं जब कोई इमरजेंसी की कंडीशन नहीं होती, जबकि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम कब करता है, जब फ्लाइट और फ्राइट की कंडीशन आती है। अब ये लास्ट देख लो कि यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर कहाँ पे प्रेजेंट था,
एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बाइपोलर हमारा कहाँ पे प्रेजेंट था, रेटिना ऑफ आई में, और मल्टीपोलर कहाँ पे प्रेजेंट था, सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, जाने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, ये TGT 2023 साइंस में पूछा गया है। विच वन ऑफ दीज इज एक्साइटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। तो अब हम फटाफट चलते हैं एक्साइटरी न्यूरो ट्रांसमीटर के। ग्लूटामेट, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामीन। तो अब जाके फटाफट हम देखते हैं। देखो, गाबा तो तुम सबसे पहले रिमूव करो क्योंकि ये इनिबिटरी है। ठीक है, ग्लाइसिन भी आप इनिबिटरी में डालें। अब आते हैं डोपामीन और एसिटाइलकोलिन। डोपामीन हमारा एक्साइटरी है और एसिटाइलकोलिन, तो बोर्ड ने भी इसका आंसर दे रखा था B एंड C, क्योंकि एसिटाइलकोलिन इनहिबिटरी भी है, एक्साइटरी भी है, तो ये क्वेश्चन चैलेंज हुआ था। इसका वैसे आंसर होगा आपका B, डोपामीन। ठीक है, तो ये TGT साइंस का HTET 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो थोड़े बहुत टॉपिक्स आज रह गए हैं वो हम कल वाले टॉपिक्स के साथ पढ़ लेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। सब इस वीडियो को देखो और इसके बाद नर्वस सिस्टम के जितने पेजेस मैंने पढ़ाए हैं एटलीस्ट उतने तो आज पढ़ लो, उनके क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। थैंक यू ऑल।